नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं राकेश कुमार। बिहार की राजनीति पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ नए संकेत देखने को मिल रहे हैं। खास करके विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे मौके पे लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेजी से बनती बिगड़ती नजर आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है, इस पे आज तो थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी, लेकिन हर दिन जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां मिल रही हैं उससे साफ होता जा रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव भी बिहार में दिलचस्पी लेकर आएगा। किस तरीके की गतिविधियों पे हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेंगे और साथ साथ कौन किस पे भारी पड़ेगा, अभी भी असमंजस बनी हुई है। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण होंगे, गठबंधन को लेकर कौन कौन से दल एक दूसरे के साथ जाएंगे और मुद्दे क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बिहार के चुनाव में सरगर्मी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे आज जिस तरीके से खास करके तेज प्रताप की बातचीत की जाए। तेज प्रताप कहीं ना कहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद से लगातार सुर्खियों बटरने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिससे कुछ न कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं और साथ साथ कुछ राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावे अगर बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी की बातचीत की जाए, एसबी खास करके जिस तरीके से नई पार्टी होने के साथ साथ बिहार में अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश करेगी, इस पर भी आज हम थोड़ी चर्चा करने की बात कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपने सहयोगी से समझें, जरा समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात कही सकती है, दो बात आज सामने आई है, तेज प्रताप के सपा कार्यालय में जाने की और साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो कि एसपी से हैं, वो बिहार में अपने कदम बढ़ाने में लगे हैं। क्या कुछ हुआ आज इस पर चर्चा तो जरूर करेंगे। जरा सबसे पहले चलते हैं जरा कुंदन जी के पास। कुंदन जी, दो सवाल तो खास करके आ जाएंगे। सबसे पहले जरा चलते हैं तेज प्रताप की गतिविधियों को लेकर के, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तेज प्रताप जो कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, सपा कार्यालय में देखे गए हैं, कुछ समय भी गुजारा है उन्होंने और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि उसके आगे की क्या कड़ी होगी, इस पर भी चर्चा तेज है। क्या कुछ हुआ आज की बात की जाए तो, खास करके इस गतिविधि की बातचीत की जाए तो? देखिए राकेश जी, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। और जी जिस तरह से वो महुआ विधानसभा क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाकर मानकर वहां पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, उसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कल कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जो आदेश है उसके जी अनुसार ही पार्टी चलेगा। और महुआ से पहले से सीटिंग एमएलए हैं। आपको बता दें कि वहां से राकेश रोशन है जो कि सिटिंग एमएलए हैं, राष्ट्रीय जी जनता दल के एमएलए हैं। तो उन्हीं को हम लोग टिकट देंगे। निश्चित तौर पर ये बात साफ हो गया। तो उसके बाद तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा पहुंचे और उसके बाद वहां के जो नेता है समाजवादी पार्टी का विंग यहाँ पर है बिहार में, उनसे उन्होंने जी मुलाकात किया। और मुलाकात करने के बाद अगर हम कहें तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश तेज प्रताप यादव ने किया राष्ट्रीय जनता दल को। ये किसी और जी को नहीं, ये संदेश तेजस्वी यादव को देने का उन्होंने काम किया कि हमारे साथ अखिलेश यादव हैं और हम समाजवादी पार्टी के साथ भी आ सकते हैं। तो निश्चित जी तौर जी पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति में। इससे पहले तेज प्रताप यादव पीली टोपी पहन करके चुनाव प्रचार में निकले, अलग ग्रुप बनाने की बात की। और वैसे ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी हमारा अर्जुन है और हम जो है कहीं ना कहीं उन्हें ही गद्दी पर देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, अब जी देखिए दो तरह की राजनीति बिहार में हो रही है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान एक राजनीति कर रही है। कुछ देर पहले हमारे स्क्रीन पर चिराग पासवान की राजनीति को लेकर भी अगर हम कहें तो तस्वीरें दिख रही थी, उनका बयान भी दिख रहा था। और निश्चित जी तौर पर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में राजनीति कर रहे हैं दबाव बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो तेज प्रताप यादव है राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित है 6 साल के लिए, लेकिन फिर भी वो दबाव बना रहे हैं। वो पहले हसनपुर से, यानी वर्तमान में वो हसनपुर से विधायक है, लेकिन जी अब वो महुआ में जाकर के प्रचार करते हैं और कहते हैं साफ साफ कि महुआ में मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया है, महुआ का विकास हमने किया है, अब हम विधायक बन जाएंगे तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी देंगे। तो निश्चित जी तौर पर एक दबाव तेज प्रताप यादव पर तब बना जब तेजस्वी यादव खुलकर एक इंटरव्यू में बोल दिए कि महुआ से हमारा सीटिंग एमएलए है। उन्होंने बताया कि वहां से जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि भाई सिटिंग एमएलए है तो फिर हम दूसरे को कैसे टिकट दे सकते हैं।
वहां उनको जी खड़ा जी। करना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं तेज प्रताप यादव राकेश जी दबाव बनाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और जो कुछ आज दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, किस तरह से वो समाजवादी कार्यालय पहुंचे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पहुंचे हैं, वहां के लोगों से मिले हैं, तो ये एक दबाव की राजनीति है राकेश जी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दबाव की राजनीति है, लेकिन राजनीति जब होती है तो निश्चित तौर पे समय और कहीं न कहीं माहौल और परिस्थितियों पर भी गौर किया जाता है। अमूमन हम जब बातचीत करते हैं बिहार की, बार बार मैं चर्चा करता हूं कि आखिर बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है और हर पहलू पे गौर करने की ज़रूरत होती है। कौन किधर जाएगा, कौन सा सिक्का किस तरफ पलट कर आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। खास करके कुंदन जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा करते हैं पहले। खास करके जिस तरीके से आज की गतिविधियां तेज प्रताप की देखने को मिली, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अखिलेश यादव का साथ मिलेगा, उनको ऐसा महसूस किया जा रहा है। लेकिन अगर आरजेडी की बातचीत की जाए या फिर कहा जा सके अपने वोट बैंक की बातचीत की जाए, जो लालू प्रसाद के वोट बैंक की बात कही जाती है, वहाँ तेज प्रताप की गतिविधियों को लेकर क्या चर्चा है? क्या इसे बगावती तेवर कहा जाए या फिर अवसर की तलाश में है तेज प्रताप? देखिए, निश्चित तौर पर ये अवसर का तालाश ही कहा जा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जिस तरह से पार्टी से बाहर निकाला गया और हर एक स्टेट पे, हाल में एक भाई वीरेंद्र राजद के विधायक हैं और उन्होंने जब एक दलित जो पंचायत सचिव था उसको फोन पर भला बुरा बात कहा, जूते सुधारने की बात कही, तेज प्रताप यादव की तुरंत प्रतिक्रिया आई थी। तो कहीं न जी कहीं ये वो कह रहे हैं जो कि एकदम सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ जयचंद है जो तेज प्रताप को देखना नहीं चाहते हैं और उन्हीं के चाल के कारण वो पार्टी से बाहर हुए। इन सब चीजों को वो हमेशा कहते रहते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें ये लग रहा है कि महुआ से अगर हम लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल अगर कोई कैंडिडेट दे देगा तो फिर हमें दिक्कत होगी। और पारिवारिक रिश्ता है अखिलेश सिंह के साथ इनकी। तो इससे पहले जब वो पार्टी से निकाले गए थे तो कई बार अखिलेश सिंह से बात करने की कोशिश उन्होंने किया था और फिर जी। बात भी हुई थी उनकी, वो भी उन्होंने वीडियो डाला था। तो कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। फिर आगे क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का सीटिंग एमएलए वहां पर है और काफी ज्यादा वोटों से वो जीता है। एक बात आप समझ लीजिए, तेज प्रताप यादव अभी तक जो राजनीति कर रहे हैं उसी जी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं जो क्षेत्र ज्यादा बहुल है। एमवाय समीकरण जहाँ पर मजबूत है। हसनपुर से अभी वो विधायक है, महुआ छोड़ करके वो हसनपुर आए थे राकेश जी, और जी हसनपुर जी। से उनकी जीत हुई थी। तो निश्चित तौर पर एमवाय समीकरण जहाँ मजबूत है, वहीं अगर हम कहें तो लालू परिवार के लोग लड़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति वही रही है और रणनीति के तहत ये लोग वहां लड़ते हैं। हसनपुर से पिछले बार तेज प्रताप यादव को लड़ाया गया, महुआ छोड़ करके वो यहाँ पर आए, उनकी जीत हुई। अब हसनपुर को छोड़ के फिर वो महुआ जाना चाहते हैं। कारण यही है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है। तो अब जी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन तेज प्रताप यादव का ये जो तेवर है, इसको बगावती तेवर अगर कहेंगे तो कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी राकेश। चलिए, निश्चित तौर पर बगावती तेवर होंगे। क्या लगता है कि इस गठबंधन की बातचीत की जाए तो क्या कुछ दिखाई पड़ सकता है? खास करके कुंदन जी, जब हम बातचीत करते हैं कि आखिर लालू का परिवार है, वोट बैंक की राजनीति है, माना जाता है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो पूरे परिवार के साथ चलता आया है अब तक, और जो भी राजनीतिक गतिविधियां परिवार की तरफ से हुई लालू यादव की ही देन मानी जाती है। अगर बगावती तेवर या फिर अवसरवादी की बातचीत की जाए, अगर तेज प्रताप आगे बढ़ते हैं राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के चीज़ों पे, या दूसरी पार्टी के साथ संपर्क करने के साथ साथ, या फिर निर्दलीय लड़ने की, या फिर किसी तरह से चुनाव लड़ने की जो तैयारी होगी, तो क्या लगता है कि उनका वोट बैंक कितना असर डाल पाएगा? क्या आरजेडी पे भी असर पड़ेगा? उनके पास कुछ ऐसे वोट बैंक है जो उनको सीधे सीधे उनको मदद कर पाएंगे? देखिए, हम आपको बताएं कि देखिए वोट बैंक उनका कोई पर्सनल है नहीं, राष्ट्रीय जनता जी दल का ही वोट बैंक है और यही कारण है कि वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं, तरह तरह से पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। पीली टोपी उन्होंने भी पहना था। अब देख लीजिए पीली टोपी किस पार्टी का है। बिहार में अगर आप बात कीजिएगा तो वो आशुतोष का पीला है, तो अगर यूपी में चल जाइएगा तो ओम प्रकाश राजभर जी का है वो उसको भी वो पहन के चुनावी मैदान में उतरे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। यानी अभी जी से तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम चुनावी मैदान उसको कह रहे हैं। तो महुआ में वो भी करके उन्होंने देख लिया। अब साइकिल के पास वो चले गए हैं, वहां का विजुअल आ रहा है, वहां की बातें आ रही है कि साइकिल का साथ देंगे या साइकिल उनका साथ देगा। तो इस तरह की बातें अभी चल रही है राकेश जी।
आगे देखिए होता क्या है, लेकिन कहीं न कहीं जो तेवर वो दिखा रहे हैं उसको बगावती तेवर ही कहा जा सकता है। चलिए, बगावती तेवर के बीच एक और खबर हम लेते हैं। साथ साथ आपने जिक्र कर ही दिया ओम प्रकाश राजभर की बात की, कहना चाहूँगा मैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी पार्टी की उपस्थिति हो सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। उनका दौरा हुआ और खास करके जिस तरीके से दावे किए गए हैं, राजभर की तरफ से बयान आए हैं कि हो सकता है कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है उनकी, तो वो पूरे सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। क्या कुछ कहा है अपने दौरे के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने, वो जरा सुनते हैं, फिर कुंदन जी के पास चलेंगे फिर एक बार। ये दोनों लोग दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है और लंबे समय तक आरजेडी का शासन रहा है, और यहाँ गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, ये शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, रोजगार के प्रति व्यवस्था नहीं कर पाए। बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लोग, लेकिन बसने के लिए गरीबों को 3 डिसमिल जमीन तक नहीं मुहैया करा पाए। अभी हम लोग यूपी में 1000 रुपया पेंशन देते हैं और बिहार में 400 रुपया पेंशन है। वहाँ शादी अनुदान हम लोग 1 लाख रुपया देते हैं, यहाँ शादी अनुदान 20,000 रुपया है। ये विसंगति क्यों पाल के लोग रखे हैं? इस विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी, हमारी फौज यहाँ आई हुई है और हम तो ये मुद्दा फिर एक बार से सामने आता जा रहा है और जिस तरीके से राजभर का बयान आया है उसके बाद से इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या आगे की राजनीति में कुछ और बदलाव देखने को मिलेगा। कुंदन जी से समझते हैं। कुंदन जी, ये दौरा, बयान क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? देखिए राकेश जी, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वैसे कल ही ये था कि आज उनका वहां पर सम्मेलन होगा, पटना के ही अगर हम कहें विद्यापति भवन के मंडपम में उनका वो सम्मेलन होना था। बिहार के कई जिलों से कार्यकर्ता उनका वहां पहुंचे थे। आज जब पटना जी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो देखिए उनके बयान को पूरी बारीकी से आप सुनिए। सबसे पहले उन्होंने कहा, राहुल गांधी को लेकर के बयान दिया और कहा कि ये सब फूका हुआ कारतूस है। तेजस्वी जी यादव और राहुल गांधी के दौरे पर बयान दिया, और उसके बाद जो बयान वो दिए उसको गौर से हमारे दर्शक अगर सुने तो सबसे पहले ये वो बिहार सरकार पर ही निशाना साधे। अब देख लीजिए, उन्होंने कहा कि पेंशन हम कितना देते हैं, वो कितना देते हैं, वो समझ लीजिए। गरीबों को जो जमीन दे रहे हैं यूपी में, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखिए, जब कोई शादी करता है तो हम जो अनुदान देते हैं वो, और बिहार जो अनुदान देता है तो उसमें काफी अंतर है। तो पटना जी एयरपोर्ट से ही जब वो निकले और उसके बाद जो उनके तेवर थे वो काफी तीखे तेवर थे, और उनका साफ साफ कहना था एयरपोर्ट पर कि अमित शाह से हमारी बात हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी बात हुई है, निश्चित तौर पर बिहार में हमें कुछ न कुछ मिलेगा और हम बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। आपको बता दें कि वहाँ जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पीयूष मिश्रा से लगातार हमारी बातचीत हुई है। कल भी वो जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा में भी हमने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अमित शाह के कहने से या विनोद तावड़े के कहने से उम्मीदवारों को हमने वापस लिया था। करारी विधानसभा में उनके उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, लेकिन उन्होंने, जी पीयूष मिश्रा ने कहा कि देखिए विनोद तावड़े ने फोन किया हम लोगों को और अंत में हम लोग कैंडिडेट को वापस लिए थे। तो ये सब चीज पहले से चल रहा है यूपी में, चूंकि वो हम कहें तो एक मंत्री है, वहां पर ओम प्रकाश राजभर को 2-3 विभाग का जिम्मा है। अल्पसंख्यक विभाग उनके पास है, पंचायती राज विभाग उनके पास है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां के सरकार में निभा रहे हैं। और बिहार में भी उनका संगठन है। राकेश जी देखिए, जी निश्चित तौर पर जिस तरह का आज उनका सम्मेलन हुआ था और जिस तरह से लोग थे, आप समझ लीजिए कि यूपी के सीमावर्ती जिले के जो लोग हैं, चाहे वो बक्सर की बात कर लीजिए, रोहतास की बात कर लीजिए, सासाराम की बात कर लीजिए। आपको बता दें कि मायावती भी उस क्षेत्र में कैंडिडेट को उतारती है। अभी जी भी जो बिहार सरकार के जमा खान है, मंत्री हैं, वो मायावती के सिंबल पे जीत के आए हैं। भले ही वो माने जनता दल यूनाइटेड का हाथ पकड़ लिए, वो बात दूसरा है। उस क्षेत्र में यूपी के नेताओं की चलती है, और ओम प्रकाश राजभर जो है अपने समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। एक समाज है राजभर का, उसके साथ साथ जी दलित कई कई ऐसी जाति है जो जुड़े हुए हैं। तो आज वो पटना पहुंचे और पत्रकारों ने जब उन्हें कुरेदा कि भाई देखिए, यहाँ तो जनता दल यूनाइटेड है, बीजेपी है, उसके साथ साथ अगर हम कहें तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी को आने की चर्चा हो रही है, तो फिर आप कहाँ से?
तो उन्होंने कहा कि जी देखिए भाई, राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत हुई है तब हम बिहार आए, और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अगर एनडीए उन्हें सीट नहीं देगी तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर एनडीए में भी ये गांठ है। अभी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा कर रहे थे, जी महागठबंधन की चर्चा कर रहे थे। एक बात आप समझ लीजिए कि एनडीए में भी अब गांठ शुरू हो गया। चिराग पासवान पहले बोल रहे थे, अब देखिए सुहेल देव जो भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर जो है यूपी सरकार में मंत्री है, वो यहाँ पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ आती है, और वो सीधा घोषणा करते हैं कि एनडीए हमें सीट नहीं देगा तो हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। जी निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में आज का दिन जो है गठबंधन के लिए कल कहीं न कहीं बड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया है। खास करके देखिए एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, जहाँ चिराग जी पासवान पहले से ये कहते रहे हैं कि भाई हम सब सीट पर लड़ जाएंगे, सब सीट पर हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं। अब देखिए एक और आ गए ओम प्रकाश राजभर, अब ये भी कह रहे हैं कि भाई जो क्षेत्र हम जानते हैं, आप समझ लीजिए कि उनका बयान आप पूरा देखिए, सारे विधानसभा का नाम उन्हें मुंह पे याद है। और कई जी टीवी के चैनलों ने उनसे पूछा कि आप बताइए कहाँ कहाँ लड़िएगा, तो सीधे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सासाराम है, भोजपुर है, तरारी है, बक्सर है। कम से कम 20-25 सीटों का नाम उन्होंने सीधे कह दिया। तो बिहार की राजनीति में उन्हें भी अनुभव है और उनका भी पकड़ है। जी आज ये दिख गया है राकेश जी। देखिए, बड़ी बात कही आपने खास करके कुंदन जी, और जिस तरीके से हम बिहार की राजनीति पे चर्चा करते हैं तो पूर्ण विराम नहीं लगा पाते हैं कि कब क्या कुछ संभावनाएं बनती बिगड़ती नजर आएंगी। और लेकिन जिस तरीके से राजभर जी का बयान आया है उसके बाद से एक बात जरूर सामने आती नजर आ रही है कि उन्होंने एनडीए को भी कहीं न कहीं घेरे में लिया है और साथ साथ गठबंधन के दल के नेताओं को भी कहा है कि फूके हुए कारतूस हैं। यानी कि साफ है कि उनकी जो अपनी उपस्थिति होगी वो मजबूती के साथ होगी। कुंदन जी, एक सवाल खास करके आपसे और करना चाहेंगे इसी मुद्दे पे। जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, एनडीए का खेमा है, गठबंधन का खेमा है, दोनों की अपनी अपनी एजेंडे हैं, अपनी अपनी आगे की कार्यशैली है, तमाम लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, अपनी पार्टी में बीच बचाव करके पार्टी को मजबूत रखने की, गठबंधन को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। आपने जिक्र किया चिराग पासवान का, और साथ साथ अब कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर का। दोनों के आने के बाद से निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि गठबंधन में समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। क्या तीसरे मोर्चे की भी कल्पना की जा सकती है बिहार की राजनीति में? क्योंकि अभी जो विवाद चल रहा है और कई बातें ऐसे निकल कर आ रही हैं जिससे लग रहा है कि कोई ना कोई बात और नए तरीके से देखने को मिल सकती है बिहार में। देखिए राकेश जी, एकदम पूरे मन की बात आपने कह दी है एकदम दर्शकों को। और ये बात हम पहले भी कहना चाह रहे थे कि देखिए बिहार में एक ऐसा टीम तैयार हो गया है, प्रशांत किशोर का टीम, जो कि चाहता है कि एनडीए और महागठबंधन में मतभेद हो, और जी प्रशांत किशोर की टीम उन लोगों को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। अब देख लीजिए मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर किस तरह से लाया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था, पिछले साल वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, और कहीं न कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता उन्हें बैठा दिए, उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया। लेकिन प्रशांत जी किशोर मौके का नजाकत दिखा, और जब प्रशांत किशोर से मनीष कश्यप ने संपर्क किया तो सीधे उन्हें अपने साथ ले आए। इसी तरह की राजनीति बिहार में हो सकती है। इससे कहीं भी अगर हम कहें तो कहीं भी इस बात को अतिशयोक्ति नहीं कर सकते आप। अब देख लीजिए अभी राजभर जी यहाँ पर आए और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, अब देख लीजिए सूत्र का ये भी कहना है कि अगर इधर उधर एनडीए वाले लोग करेंगे तो वो प्रशांत किशोर के साथ चल जाएंगे। यानी प्रशांत जी किशोर से कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो उनकी बातचीत भी चल रही है। ये भी अब बात आप समझ लीजिए राकेश जी। और जी प्रशांत किशोर ऐसे ही नेताओं को अपने साथ लाते हैं। उनका पूरा इतिहास देखिए ना। उदय सिंह एक समय में बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, भाजपा का पूर्णिया के सांसद थे, वो बहुत कद्दावर सांसद थे। और जब वहां से पूर्णिया का सीट जो है दूसरे दल में चला गया, उदय सिंह को छोड़ दिया गया, उदय सिंह को अपने पार्टी में ले आए। कई ऐसे उदाहरण है। आनंद मिश्रा आए थे उनके पार्टी में, भले ही अभी है नहीं, लेकिन आनंद मिश्रा कौन थे? पहले बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। वो बागी जी होकर के चुनाव लड़ गए थे बक्सर में, जिससे कि बक्सर लोकसभा में हार हुई बीजेपी की। तो ऐसे कई उदाहरण है, जिसको कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में तीसरे मोर्चे का भी गठन हो सकता है। चुनाव में अभी समय है, और कहीं न कहीं ऐसे ऐसे कई छोटी पार्टियों पर प्रशांत किशोर का नजर है राकेश जी।
चलिए कुंदन जी, आपने बड़ी बात कही, खास करके जिस तरीके से हम बातचीत करना चाह रहे थे आज की गतिविधियों पे बिहार को लेकर के, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राजनीति तेजी से बनती बिगड़ती नजर आ रही है, उसमें कई समीकरण अभी भी आगे बनते बिगड़ते नजर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बिहार की बातचीत की जाए तो फिलहाल 243 सीटें हैं विधानसभा की, और उसमें से एनडीए की बातचीत की जाए तो 125 सीटों पर जीत हुई थी पिछले चुनाव की बातचीत की जाए। कुछ पार्टियों की तरफ से उनके साथ और आ गए थे, और अभी जो संख्या लगभग 131 की बताई जा रही है, विपक्ष पार्टी की बात की जाए तो 111 की संख्या बताई जा रही, बाकी कुछ और भी सीटें हैं जिस पर दूसरे दलों का कब्जा है। सवाल ये खड़ा होता है कि 125 सीट को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुमत से कोई भी सरकार आगे नहीं आई थी, बड़ी बहुमत नहीं कही जा सकती है, और अभी भी कहा जा सकता है कि अगर इस बार के चुनाव की चर्चा की जाए और गठबंधन की बातचीत की जाए तो गठबंधन दल के नेता अपने तमाम गठबंधन के नेताओं को, तमाम पार्टियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए भी कहीं ना कहीं अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रही है, मुद्दों की बातचीत हो रही है, और इसी बीच जिस तरीके से प्रशांत किशोर का नाम सामने आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर का नाम सामने आ रहा है, खास करके कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम आ रहा है, और साथ साथ गठबंधन में तमाम जो दल बाकी बचे हैं वो अगर बिखराव की ओर जाते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिहार का बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, मुद्दों पे सहमति नहीं बन पाती है, सीटों के बीच तालमेल नहीं हो पाता है, तो हो सकता है कि एक तीसरे मोर्चे के रूप में कुछ पार्टियों को एकजुट होता देखा जा सकता है। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।